आज का जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन। आज का जो यस सर। टॉपिक है अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा था कि आज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि हम फर्म को ही पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, यानी यहाँ पर पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाएगी और फर्म का जो अपना वजूद है वो भी समाप्त हो जाता है। क्या कारण आते हैं कि हम डिसोल्यूशन हमें करना होता है? सबसे पहला है, इन केस ऑफ the partnership is deemed to have been dissolved in any of the following case, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में समाप्त होने पर प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहे हैं तो हम पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। किसी का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, या किसी कारणवश वो लोग अपने एग्रीमेंट को समाप्त करके कोई नया एग्रीमेंट फॉलो करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप का समापन होगा, फर्म का समापन नहीं होता है, फर्म समाप्त नहीं होती है। लेकिन अगर हम पूरी फर्म को ही समाप्त करना है तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो सिचुएशन बनती है दो तरह से, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी एक दो सिचुएशन है, एक विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट यहां पर शामिल नहीं होता है। इसमें पहली सिचुएशन क्या होगी? एग्रीमेंट। अगर आपका एग्रीमेंट था कि एक कार्य, कोई भी कार्य है उसको पूरा हो जाएगा, जैसे ही पूरा होगा तो हमारा फर्म जो है समाप्त कर दी जाएगी, या कोई अलग सिचुएशन होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हम फर्म को समाप्त कर देंगे, है ना? तो एग्रीमेंट के द्वारा भी इसको हम समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर फर्म ने कोई इनलीगल बिजनेस कर लिया या किसी भी तरह के कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी का समापन अनिवार्य हो जाता है। या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई क्या नाम है, बैंकक्रप्ट हो गया,
या किसी दूसरे शत्रु देश का जो है वो पार्टनर है, ऐसी सिचुएशन में हमारी फर्म कंपलसरी समापन उसका यानी कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई हो, जैसे कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और विच द फर्म वाज परफॉर्म्ड, ये सब सिचुएशंस अगर आती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में हमारी फर्म क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और चौथा है बाय नोटिस। अगर किसी भी तरह की इनको नोटिस दे दी गई है या पार्टनर ने कोई नोटिस दे दिया कि नहीं अब हमें फर्म में नहीं काम करना, फर्म को समाप्त कर देना है, तो फर्म समाप्त हो जाएगी। और फिर है बी बाय कोर्ट। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं हमें फर्म को समाप्त करना है तो फर्म को वो समाप्त कर सकती है। ठीक है ना। अब आते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डिसोल्यूशन। कैसे हम इनका सेटलमेंट करेंगे? सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो किसको किया जाएगा? पेमेंट ऑफ द फर्म्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। सबसे पहले हम जो फर्म के फर्म्स डेब्ट्स होंगे उनको हम पेमेंट करेंगे। उन्हें पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो हम अदर जो पार्टनर्स या जो पार्टनर्स हैं उनका जो बैलेंस है उसको हम पेमेंट करेंगे। और अगर फिर भी कुछ बचता है तो वो एज ए प्रॉफिट वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग है वो क्या क्या होती है, यानी कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होंगे। अच्छा, पहला अकाउंट बनेगा, अभी तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, बनेगा इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में बनेगा बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका वर्किंग करेंगे। अब मेन चीज जो रियलाइजेशन की पार्ट है, रियलाइजेशन में जैसे कि हम एसेट्स में दिखाते थे सेम वैसे ही दिखाएंगे, बस ओ सॉरी क्या नाम है, जैसे कि हम रिवैल्यूएशन में दिखाते थे उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनेगा, कि क्या क्या चीजें हम लाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर
amount particular amount। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा एसेट्स में, बैंक, कैश, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिखाएंगे हम, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, लोन ऑफ पार्टनर्स, एंड ये सारी चीजें हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद इधर क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या छोड़ करके, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इधर लायबिलिटी आ गई। अब क्या करना है हमें, जो भी एसेट्स है उसको हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो किधर आएगा हमारा, हाँ एक चीज और, पहले एसेट्स की सेल करने से पहले बाई, अगर एसेट्स में कोई प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह दिया रहता है, तो हम वो क्रेडिट में दिखाएंगे। यहाँ पर प्रोविजंस जो भी होंगे प्रोविजंस, उनको हम कहाँ ले आएंगे, क्रेडिट में ले आएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन एसेट्स को सेल करेंगे बाई बैंक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट उसका नाम नहीं लिखना है। क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स लिख लो, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इसके बाद फिर क्या करना है हमें, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर उसका हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है
तो वो भी लिख लेंगे बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिसीव्ड अमाउंट received amount of unrecorded assets. ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे। इसके बाद डेबिट में क्या क्या आएगा, अब हम यहाँ पर जो भी लाइबिलिटीज है उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट amount paid for discharging liabilities, amount paid to liabilities, liabilities को हम पेमेंट कर देंगे। और क्या है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है और उसे का भी पेमेंट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ले आएंगे टू बैंक अकाउंट amount paid to unrecorded liability, अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटीज है उसका भी हम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंस वगैरह है जो रियलाइजेशन से पे हुए हैं तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी हम यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ का टोटल करना है। दोनों तरफ का टोटल करने के बाद अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स या करेंट अकाउंट, और अगर लॉस है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस इसके बाद हमें पार्टनर, जैसे हम तो या जो रिजर्व था हम बांटते थे, वो वैसे ही रिजर्व भी वह हम पहले करते थे, वैसा ही करने के बाद अगर बैलेंस बचता है तो हम सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर।